My lovely students, welcome to Mathological. With this session, we are starting quantitative aptitude practice for ZAT examination for this year. We've already done such sessions in the previous years as well. और प्लेलिस्ट में जाके तुम्हें प्रीवियस के सेशन सारे के सारे मिल जाएंगे, तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लेना. We are starting this session, and if you've not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon, and you can always join the Telegram channel or WhatsApp channel Mathological अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो. And you can message me on Telegram at ADITYAKT for any questions or queries regarding your preparation. So first question. A goat is tied to a corner of a rectangular shed of dimensions 10 meter cross 6 meters situated in a vast open grassy field. The length of the rope is 12 meters. So what is the total area of the field that the goat can graze if she cannot enter the shed? She is tied to a corner of a rectangular shed, or dimensions are given 10 meter cross 6 meters. So this is the rectangular shed, dimensions 10 meter cross 6 meter. Let's say goat is tied on this corner. ठीक है, आंसर अपना बदलेगा नहीं, किसी भी कॉर्नर पे टाई कर दो. सो इफ द गोट इज टाइड ऑन दिस कॉर्नर एंड लेंथ ऑफ द रोप इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 12 meters. So she can graze up to 12 meters, isn't it so? Up to 12 meters she can graze. अब देखो, जब तक वो कॉर्नर पे नहीं आएगी इस पॉइंट तक, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आफ्टर दिस पॉइंट ऑब्वियसली शी कैन नॉट ग्रेज द होल एरिया इनसाइड द शेड. तो शेड के अंदर तो ग्रेज नहीं कर पाएगी ना, तो ये एरिया तो पूरा का पूरा डिसअलाउड है. हियर शी कैन नॉट ग्रेज, isn't it so? तो जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट के बाद में क्या होगा, अब जो रोप है, टोटल रोप का लेंथ है 12, तो 6 meters रोप तो यहीं अप्लाई हो गया. आफ्टर दैट कितना रोप बचा, 6 meters का बचा. दिस 6 meter, द रिमेनिंग वन. अब उसके पास कंस्टेंट है, तो अब एक तरह से समझ लो कि नाउ दिस पॉइंट इज द सेंटर फॉर द न्यू सर्कल जिसमें वो ग्रेज करेगी, बिकॉज नाउ शी कैन रीच एट मैक्स दिस पॉइंट हियर, जो कि 6 meters के डिस्टेंस पे है, क्योंकि टोटल रोप कितना हो जाएगा उसका, 12 meters है. तो 6 meters रोप विल बी है along this line, and 6 meters rope at max she can reach up to this point. इसके आगे किसी भी पॉइंट तक नहीं पहुंच सकती. isn't it so? क्या ये क्लियर है? और फिर इसके बाद में इस एरिया में कितना ग्रेज करेगी, कितना ग्रेज करेगी, ओनली इन दिस सर्कल, दिस क्वार्टर सर्कल. तो यहां तक तो पूरा रोप इलोंगेटेड है 12 मीटर. और इसके बाद में 6 meters एंड 6 meters, तो दिस और दिस क्वार्टर सर्कल रेडियस इज 6 meters. isn't it so? सिमिलरली अबव साइड में देखो कि 10 meters तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको रेज करने में, बट इसके बाद में प्रॉब्लम आएगा. तो फॉर 3/4 ऑफ द सर्कल विद रेडियस 12 meters तो इजिली ग्रेज कर पाएगी. द ओनली प्रॉब्लम विल बी इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन. एंड यहाँ पे भी सिंस टोटल इज 12, so this rope here, this will be 2 meters, so she can at max reach this point here at a distance of 2 meters. थोड़ा सा डायमेंशन देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, बट समझ लो ये भी क्वार्टर सर्कल ही है. ठीक है, ये भी क्वार्टर सर्कल ही है इफेक्टिवली. दिस इज अनदर क्वार्टर सर्कल with radius equal to 2 meters. So we have 3/4 of a circle with radius 12 meters, 1/4 of a circle with radius 6 meters and another 1/4 of a circle with radius 2 meters. So सबका जो cumulative area है वो मिला के हमारा आंसर हो जाएगा. Okay. So total area will be 3/4 into pi r square, यानी pi into 12 square, plus 1/4 into pi 2 square, plus 1/4 into pi 6 square. So pi into 144 into 3/4, so that will be 36 into 3, 108 pi, plus 4 pi by 4, which will be equal to pi only, and 36 pi by 4, which will be equal to 9 pi. So 108 plus 10, 118 pi will be total area
दैट विल बी ग्रेस्ड बाय द बोर्ड। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इज दैट पार्ट क्लियर? क्या आपने इन पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था? तो मेंशन करना। और ऐसे क्वेश्चंस जब हमने ज्योमेट्री डिटेल में किया है तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर तुमने वो सेशंस चेकआउट किए हैं तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चंस होने चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन MBA entrance test there are 3 sections QA, VA and DM। हर एक क्वेश्चन में एक पॉज करो, सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो। तो there are 3 sections QA, VA and DM। A student scored 24 marks in QA। His weighted average of QA and VA marks is 28, while his weighted average of VA and DM marks is 32। If the respective weightage assigned to QA, VA and DM sections is 3:4:5 respectively, and 1 mark is awarded for every correct answer, 1/4 marks are deducted for an incorrect answer, and 1/5 marks are deducted for an unattempted question. So how many questions did he leave in the exam if number of questions in DM section was more than 35 and less than 40? अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द DM सेक्शन वाज बिटवीन 35 एंड 40 तो कितने क्वेश्चन उसने एग्जाम में लीव किए होंगे? कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो वी नीड टू आइडेंटिफाई, फाइंड आउट कि एग्जैक्टली DM सेक्शन में उसके मार्क्स क्या आए हैं। उसी के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन हमें पहले तो, ठीक है। तो QA में वी नो फॉर श्योर दैट ही हैज स्कोर 24 मार्क्स। VA में कितना स्कोर किया पता नहीं, DM में कितना स्कोर किया पता नहीं, बट वी ऑल्सो नो दैट QA एंड VA का वेट एवरेज इज 28 and weightages given are 3:4:5 for QA, VA and DM। weightages are respective weightages are 3:4:5। तो QA और VA का वेट एवरेज कितना है? दैट इज 28। तो यहाँ से VA के मार्क्स निकल आएंगे। ओके, या तो फॉर्मूला लगाओ वेट एवरेज का, दैट वुड बी 24/3, और VA के मार्क्स मान लो V हैं तो 24/3 प्लस 4V डिवाइड बाई 3+4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 28। 4V विल बी इक्वल टू 7 × 28 यानी कि 140 एंड 56 196 माइनस 72। तो V विल बी इक्वल टू 124/4 यानी कि 31। तो मार्क्स इन VA कम्स आउट टू बी 31। 31 आ गया मार्क्स इन VA। फिर हमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि वेट एवरेज ऑफ VA एंड DM इज 32। ठीक है, वेट एवरेज ऑफ VA एंड DM दैट इज 32। तो अगेन एक बार वेट एवरेज अप्लाई करोगे, मान लिया DM में D मार्क्स मिले हैं उसको, तो अकॉर्डिंगली वेट एवरेज का फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे। बट बेटर क्या होगा, एलिगेशन अप्लाई कर दो दोनों केसेस में। ठीक है, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। एलिगेशन चाहो तो पहले भी अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे, 24 है QA के मार्क्स, V मार्क्स हुए VA में, और एवरेज आ रहा है हमारा कितना 28, और रिस्पेक्टिव वेटेज है 3:4 का। ठीक है, सो दिस 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 24। 28 में कितना गैप है? 4 का गैप है। दिस इज इक्वल टू 4 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1। 3 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 3। क्योंकि 28 एवरेज है तो एवरेज विल बी बिटवीन 24 एंड B। 24 और B के बीच में होगा, तो क्लियरली B शुड बी मोर देन 28। 28 में कितना ऐड करोगे? 3 ऐड कर दोगे, 28 + 3 यानी कि V शुड बी इक्वल टू 31। सिमिलरली अप्लाई करोगे बिटवीन V एंड D, तो V में वैल्यू आ गया 31, एवरेज आ रहा है हमारा 32, एंड रिस्पेक्टिव वेटेज कितना है आपका? 4:5 का है बिटवीन V एंड DM, 4:5। तो 5 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 32 एंड 31 का डिफरेंस इज इक्वल टू 1, तो दिस 5 यूनिट इज इक्वल टू 1। एंड इफ 5 यूनिट इज इक्वल टू 1 तो 1 यूनिट इज इक्वल 1/5 यानी कि 0.2। इफ 1 यूनिट इज 0.2 तो 4 यूनिट्स हो जाएगा हमारा 0.2 × 4 विच इज 0.8। एंड सिंस 32 हमारा 31 और D के बीच में होगा, तो D यानी कि मार्क्स इन DM विल डेफिनेटली बी मोर देन 32। तो 32 में ऐड करोगे 0.8, तो D विल बी इक्वल टू 32.8। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। वीव नोन द मार्क्स इन DM सेक्शन दैट इज इक्वल टू 32.8। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? 32.8 हमारे मार्क्स आ गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मार्क्स तो आ गए अपने, बट अब मार्किंग स्कीम की बात करते हैं कि 32.8 आर मार्क्स इन DM सेक्शन। Now questions in DM section are more than 35 and less than 40. DM section can have either 36 questions or 37 or 38 or 39. These are 4 possibilities. ना तो 36 से कम हो सकते हैं, ना ही 39 से ज़्यादा हो सकते हैं, और मार्क्स आए 32.8। मार्किंग स्कीम इज +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1/4 फॉर अ इनकरेक्ट आंसर, एंड -1/5 फॉर अ अनएडमिटेड क्वेश्चन। और मिले हैं इसको 32.8, यानी कि बेसिकली दिस इज 33 - 1/5। तो एक सिनारियो ये बन सकता है कि ही माइट हैव अटेम्प्टेड 33 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट, तब आ जाएगा 32.8। बट इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ जाएंगे इन DM सेक्शन? दैट विल बी 34।
तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 34 से ज़्यादा होने डीएम सेक्शन में क्वेश्चंस कैन बी 36, 37, 38 और 39, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है, ही माइट हैव अटेम्प्टेड, अब यहाँ पे क्या करें अपन, 33 1 तो हो गया, ठीक है. तो इफ वी अटेम्प्ट वन मोर करेक्ट, यानी कि नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस को 34 कर दें, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन होंगे तो इंटीजर ही, 33 से कम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 32.8 मार्क्स आए हैं, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 33. 33 पे तो एक ही केस पॉसिबल था और वो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 34 आ रहा है सिर्फ. 34 कर दिया अगर हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इन दैट केस इफ ही हैज अनअटेम्प्टेड ऑल द अदर क्वेश्चन, यानी कि और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं है, तो यानी कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड होंगे, 1.2, यानी कि बेसिकली 6 क्वेश्चंस विल बी अनअटेम्प्टेड. 34 + 6 टोटल क्वेश्चंस विल बी 40. अगेन दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. पहला वाला केस भी पॉसिबल नहीं था, ये भी केस पॉसिबल नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 40 हो जा रहे हैं. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी कुड बी 34 टोटल questions that he corrected, one question he marked incorrect and the remaining one question he skipped unattempted and the remaining questions he marked incorrect. तो कितने इनकरेक्ट मार्क किए होंगे, 34 माइनस 1/5 यानी कि 33.8 हो गया. 4 क्वेश्चंस ही हैज मार्क्ड इनकरेक्ट, ठीक है. तो 34 + 5 टोटल क्वेश्चंस कम्स आउट टू बी 39. यस, दिस इज द पॉसिबल केस. इसके अलावा कोई भी केस बनना ही नहीं है. दिस मस्ट बी द केस, यानी कि 34 क्वेश्चंस ही हैज करेक्टेड, 4 इनकरेक्ट एंड 1 अटेम्प्टेड. टोटल क्वेश्चंस आर 39. क्वेश्चन में यही पूछा है कितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आंसर विल बी 1. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Consider a function fx defined for all real numbers such that 2 times fx plus f of 1 minus x that is equal to x square. So what will be value of f4? अगर फंक्शन डिफाइंड है that such that 2 times fx plus f of 1 minus x is equal to x square, so what will be value of f4 in this case? Okay, so 2 times fx plus f of 1 minus x, this is equal to x square. हमें f4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक काम करते हैं, पहले x इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं. सो इफ यू पुट x इज इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन, so we get 2 times f of 4 plus f of 1 minus 4, that will be f of minus 3. Now this is equal to x square यानी 4 square, which is equal to 16. This is our first equation. अब क्योंकि हमें f of 4 तो चाहिए, बट f minus 3 नहीं चाहिए, isn't it so? That is unrequired, that is not required, f of minus 3, तो somehow उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. अब ये इक्वेशन हमें मिल गया है, अब f of minus 3 को एलिमिनेट करना है, सो वी कैन पुट x इक्वल टू -3 इन दिस इक्वेशन, बिकॉज उससे फिर हमें f4 तो पता नहीं, बट f minus 3 में एक और इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, जैसे ही पुट करोगे x इक्वल टू -3, तो अवर इक्वेशन बिकम्स 2 times f of -3 प्लस f of 1 minus -3 यानी 1 + 3, तो f of 4 आ गया. अब काम आसान हो गया, दो लीनियर इक्वेशन जैसा मामला हो गया कि x + y, x माइनस और x और y में दो इक्वेशन मिल गए, f4 और f-3 में दो इक्वेशन मिल गए. दिस इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9. दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. नाउ सिंस वी हैव टू एलिमिनेट f of -3, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 1, सेकंड में कोफिशिएंट है 2, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 2, so this becomes 4 times f of 4 plus 2 times f of -3, and that is equal to 32. This is equal to 32. Now subtract this equation from the earlier one. So 2 times f of -3 cancel out हो जाएगा. f4 -4 times f4, this will be -3 times f4. 9 minus 32 will be -23, and hence f4 will be equal to 23 upon 3. f4 will be 23 upon 3. ओके, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. अगर जनरलाइज करना होता है हमें एफ एक्स के लिए, तो क्या करते हैं भाई, तब इस इक्वेशन में एक बार x इक्वल टू 1 माइनस एक्स पुट कर देते. तभी इक्वेशन का सेकंड फॉर्म आ जाता है कि 2 टाइम्स f of 1 minus x, दैट इज प्लस f of 1 minus 1 minus x, दैट इज इक्वल टू x ओनली, तो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. और फिर इन दोनों इक्वेशन से इटरेट करके एफ एक्स की वैल्यू जनरलाइज फॉर्म में निकाल लेते हैं. ओके, क्लियर है बात. तो जनरल फॉर्म में एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, तो आ जाता है 4 टाइम्स एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ, और फिर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स यानी कि 3 टाइम्स एफ एक्स वुड हैव बीन इक्वल टू 2x स्क्वायर minus 1 minus x whole square. fx comes out to be equal to 2x square minus x square यानी कि x square plus 2x
minus 1 is divided by 3. This is the definition of fx. Okay. अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी आंसर कर सकते थे कि 4 पुट कर देते तो आया था अपना आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Ramesh plans to sell a batch of artisan chocolates. He finds that if he sets the price at rupees 200 per box, he sells 120 boxes. For every rupees 10 increase in the price, he sells 4 fewer boxes. For every rupees 10 decrease in the price, he sells 4 more boxes. So the cost of producing each box is rupees 120. Due to storage constraint, he cannot produce more than 150 boxes. What is the selling price that maximizes his total profit? कंस्टेंट क्या है यहाँ पे? फर्स्ट कंस्टेंट उसका कॉस्ट तो गिवन है. ठीक है, कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट इज रुपीज़ 120. और ही कैन सेल एट रुपीज़ 200, जबकि वो 120 बॉक्सेस सेल करता है. तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 120 हुआ तो ही कैन कीप सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 200 पर बॉक्स. इफ ही डिक्रीजेज नंबर ऑफ बॉक्सेस बाई 4, तो 120 माइनस 4 यानी 116. इफ नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 116, ही कैन इंक्रीज द प्राइस बाई रुपीज़ 10. तो प्राइस कितना हो जाएगा? रुपीज़ 210 पर बॉक्स. Okay. Similarly, if he decreases, he has to decrease the price, जबकि वो नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज करेगा. सो इफ नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाता है 124, तो द प्राइस विल बी रुपीज़ 200 माइनस 10 यानी कि रुपीज़ 190 पर बॉक्स. इफ ही इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस बाई 4, ही शुड डिक्रीज द सेलिंग प्राइस बाई 10. और वाइस वर्सा, जब नंबर ऑफ बॉक्सेस को डिक्रीज करेगा 4 से, तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर जाएगा 10 से. तो टोटल रिवेन्यू जनरेटेड क्या होगा यहाँ पे? जनरलाइज करते हैं इसको. सो 120 इन केस इफ 120 नंबर ऑफ बॉक्सेस जब वो सेल करता है, तो कितना रेवेन्यू होगा? 120 इंटू सेलिंग प्राइस पर बॉक्स इज 200. नो इफ ही डिक्रीजेस 4 यूनिट्स तो 10 रुपीज से प्राइस इंक्रीज कर लेगा. इफ ही डिक्रीजेस 8 यूनिट्स तो 20 रुपीज से प्राइस इंक्रीज कर लेगा. तो बेसिकली 120 माइनस 4n, अगर 4n से डिक्रीज करता है तो प्राइस कितने से इंक्रीज होगा? 200 प्लस 10n, है कि नहीं भाई? 120 में 4 डिक्रीज किया तो प्राइस हो गया 210. अगर 120 में 8 डिक्रीज करता तो प्राइस हो जाता 200 प्लस 2 बार 10 ऐड करता है, यानी 200 प्लस 2 टाइम्स 10. इजंट इट सो? तो 120 माइनस 4n अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस है, तो इन दैट केस सेलिंग प्राइस पर बॉक्स विल बी दिस वैल्यू, और टोटल रेवेन्यू आ जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस. दिस विल बी हिज रेवेन्यू. क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या मैक्सिमाइज करना है? हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. कॉस्ट को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ठीक है, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट. तो 120 माइनस 4n इंटू 200 प्लस 10n माइनस 120 इंटू नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 120 माइनस 4n. ओके, क्लियर है? तो बस इस 120 को इनसाइड दिस ब्रैकेट लेके चले जाओ, तो तुम्हें प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगा. तो 200 प्लस 10n माइनस 120 यानी कि 80 प्लस 10n into 120 minus 4n, this will be our profit, and we have to maximize this value, which is basically a quadratic function. क्वाड्रेटिक है, बस इसको थोड़ा सा प्यारे तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं, मामला आसान हो जाएगा हमारे लिए. और क्वाड्रेटिक हमें पता है वैसे भी कि इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन दैट केस अगर हमारा a पॉजिटिव है तो दिस विल बी अपवर्ड पैराबोला. तो एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू, एंड दैट विल बी एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. और मिनिमा क्या होगा? मिनिमा विल बी माइनस डी बाई 4a, यहाँ पे डी डिस्क्रिमिनेंट है. सेकंड केस व्हेन a इज लेस देन 0, तो देयर विल बी अ डाउनवर्ड्स पैराबोला, और वहाँ पे एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई 4a. तो देखते हैं अपना ये जो फंक्शन बन रहा है प्रॉफिट फंक्शन, यहाँ पे a पॉजिटिव होगा या फिर a नेगेटिव होगा. सिंप्लीफाई करते हैं. 80 प्लस 10 है ना, तो इसमें से 10 तो बाहर ही आ जा रहा है, 10 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा. ठीक है, सो इफेक्टिवली दिस बिकम्स 10 into 4, and inside the bracket this will be 8 plus n into 30 minus n. Basically 40 into 8 plus n into 30 minus n. और हमें इस पार्ट को मैक्सिमाइज करना है. 40 को भूल जाओ, इसी पार्ट पे फोकस करते हैं.
8 plus n into 30 minus n, that has to be maximized. Okay, 8 plus n into 30 minus n has to be maximized. अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकाल लो पूरा, तो आ जाएगा 240 माइनस 8n प्लस 30n यानी कि प्लस 22n माइनस n स्क्वायर. क्वाड्रेटिक इन n बन गया. तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? क्लियरली यहाँ पे निगेटिव कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव है, ए लेस देन 0 है, तो ग्राफ होगा डाउनवर्ड्स पैराबोला. तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा. मैक्सिमम वैल्यू आएगा एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, यानी कि x इक्वल टू माइनस 22 बाई माइनस बाई 2 इंटू माइनस 1, यानी कि बेसिकली एट x इक्वल टू 11. x नहीं यहाँ पे वैसे n है, ठीक है. तो एट n इक्वल टू 11, n इक्वल टू 11 पर हमें मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू. क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस दैट मैक्सिमाइजेज हिज टोटल प्रॉफिट. n इज इक्वल टू 1 पे जो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा वही हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा. तो आंसर क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 11 पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस एट n इज इक्वल टू 11, दैट विल बी इक्वल टू 200 प्लस 10 इंटू n, यानी 10 इंटू 11, 310 रुपीज़. His selling price should be 310 rupees. Option D will be the answer. एक और कंस्टेंट है, उसको भी ध्यान देना था इस क्वेश्चन में. वो ध्यान ये देना था कि ही कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन 150 बॉक्सेस. बट इफ n इज इक्वल टू 11, तो केस क्या होगा यहाँ पे? 120 माइनस 4 इंटू 11, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? 120 माइनस 4, वो तो डिक्रीज ही हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि n हमारा डिक्रीज ही हो रहा है अल्टीमेटली. तो दिस वैल्यू इज लेस देन 150 क्लियरली. 120 माइनस 44, यानी कि दिस इज 76 क्लियरली लेस देन. जब डिक्रीज हो रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से. ओके, ठीक है. जब n की वैल्यू निगेटिव आती तब हमें कंसर्न होना था, यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं. अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में जब हमें मैक्सिमम निकालना था तो वैसे भी देखते. ये तो हो गया, हमने क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व कर लिया. देखो ऑब्जर्व करो, पहला एक नंबर है हमारा, दैट इज 8 प्लस एन, सेकंड नंबर है 30 माइनस एन. और अगर दो नंबर्स हमें गिवन हो, ऑलरेडी हम जानते हैं कि इफ ए प्लस बी टू नंबर्स आर गिवन, उनका सम हमें पता है, लेटर से सम 10 है ए प्लस बी का, तो ए इंटू बी कब मैक्सिमाइज होगा? ए इंटू बी विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन बोथ ए एंड बी विल बी इक्वल. जब दोनों ए और बी इक्वल होंगे, इजंट इट सो? तो यानी कि ए इंटू बी मैक्सिमम क्या होगा? 5 इंटू 5 यानी कि 25 होगा. तो क्या यहाँ पे देख पा रहे हो कि इन दिस केस 8 प्लस एन एंड 8 माइनस एन में एन एक वैल्यू है प्लस एन है, दूसरे में माइनस एन है. तो जैसे ही तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 प्लस एन प्लस 8 प्लस 30 माइनस एन, एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सम आ जाएगा 38, यानी कि सम इज कांस्टेंट. इन दोनों का सम कांस्टेंट है, और अगर सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा? जबकि दोनों इक्वल होंगे, जबकि बोथ इक्वल होंगे. तो अगर 38 सम आ रहा है इनका, तो दोनों जब 19 होंगे तभी हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा. और 8 प्लस एन को 19 के बराबर रख दोगे तो यानी कि एन इक्वल टू 11 आ जाएगा. तो वैसे भी सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा. या 30 माइनस एन को 19 रख दोगे, एन इक्वल टू 11 आ जाएगा. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो जहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल आउट हो रही चीज़ है, वहाँ पे चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a community food preference survey, n people like pasta only, 3n minus 6 like pizza only, 96 upon n minus 4 like both pasta and pizza, and 48 upon n plus 2 like neither. So which of the following could be the number of pizza lovers? Number of pizza lovers कितने होंगे अगर फूड सर्वे में ये इन्फॉर्मेशन हमें मिला है तो? पास्ता ओनली, पिज्जा ओनली, बोथ पास्ता एंड पिज्जा, नीदर, यानी कि क्लियर है, हमें यहाँ पे वेन डायग्राम फॉर्म करना है. In Venn diagram, there will be two sets, one set of pasta lovers and one set of pizza lovers. And there will be some who will be outside this pasta and pizza. The pasta lovers and pizza lovers. Oh, n people like pasta only, यानी कि n will be inside this portion. 3n minus 6 like pizza only. And then 96 upon n minus 4 like both. And 48 upon n plus 2 they like neither. अब एक बात बताओ, अगर पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो इस सर्वे में जितनी वैल्यूज आई हैं, n 3n माइनस 6, 96 अपॉन n माइनस 4, 48 अपॉन n प्लस 2, ये सारे के सारे वैल्यूज इंटीजर होंगे. इंटीजर होंगे तो n मस्ट बी इंटीजर. ये तो पहली बात आ गई, बिकॉज n भी वैल्यू है तो n अपने आप में इंटीजर होगा. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंडली 96 अपॉन n माइनस 4, दिस शुड ऑल्सो बी इंटीजर. तो यानी कि 96 अपॉन n माइनस 4, दिस शुड ऑल्सो बी इंटीजर. ये कब होगा इंटीजर? जबकि n माइनस 4 हमारा 96 का फैक्टर हो.
So that is another condition. Third condition, 48 upon 1 plus 2. This should also be integer. और n इंटीजर है, 3n माइनस 6 तो इंटीजर हो गई। तो तीनों कंडीशन हमें फॉलो करनी है। इसके लिए देखते हैं कि n की क्या क्या वैल्यूज मिल सकती हैं। लिमिटेड वैल्यूज ही मिलेंगी। तो फोकस ऑन दीज टू। 96 अपॉन n माइनस 4 इज द इंटीजर, यानी कि n माइनस 4 हमारा 96 का फैक्टर होगा और n प्लस 2 48 का फैक्टर होगा। ओके, सो क्या क्या n की वैल्यूज ले सकते हैं। इफ वी टेक n इज इक्वल टू 1, तब तो डेफिनेटली हमारा n माइनस 4 क्या है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 तो ले नहीं सकते, n मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सॉरी, इक्वल टू 4 भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू 4 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो n को ग्रेटर देन 4 होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 4 होना पड़ेगा। सो n कैन बी 5 ले सकते हैं क्या। जैसे हमने n इज इक्वल टू 5 लिया तो n प्लस 2 बिकम 7। n इज इक्वल टू 5 पे n प्लस 2 क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो 5 नहीं ले सकते। n इज इक्वल टू 6 पे n प्लस 2 इज 8, तो n प्लस 2 8 है, n माइनस 4 2 है, तो यस 6 इज पॉसिबल। इफ यू टेक n इज इक्वल टू 7, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। 48 बाई 9 इज नॉट ए इंटीजर, सो 9 7 नहीं ले सकते। 8 लेंगे तो 10 हो जाएगा। 48 बाई 10 अगेन नॉट ए इंटीजर। ठीक है, और क्या वैल्यू ले सकते हैं। अब 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 11 हो जाएगा। तो अगला फैक्टर कब आ रहा है अपना, देखो 8 n प्लस 2 हमारा 8 है। 8 के बाद नेक्स्ट फैक्टर कब देगा, नेक्स्ट फैक्टर आएगा 12। तो अगर n प्लस 2 12 होगा अपना, तो वहाँ पे n कितना हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 10। एंड इफ n इज 10, n माइनस 4 हमारा 6 होगा, तो 96 बाई 6 वो भी इंटीजर आ रहा है। ठीक है, फिर भी डाउट आ रहा है तो n माइनस 2 को पड़ोस में लिख लो कि n प्लस 2 हमारा 12 है, n 10 होगा, n माइनस 2 6 होगा। तो यस बोथ वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग, तो दिस इज पॉसिबल। और यहाँ पहले भी दिख रहा था अपना 8 से 6 आया, 6 से 2 आया, तो यहाँ पे भी चीज़ें सेटिस्फाई हो रहा था। अब अगर हम 12 के बाद में नेक्स्ट फैक्टर लें 48 को ध्यान में रखते हुए, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है, इट कुड बी 16। बट इफ 16 लिया हमने तो n प्लस 2 16 है, n विल बी 14, n माइनस 4 विल बी 10। बट 96 बाई 10 नहीं सेटिस्फाई कर रहा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, अब 24 होगा, n प्लस 2 कैन बी 24, तो n विल बी 22, n माइनस 4 विल बी 18। अगेन 18 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि n प्लस 2 इक्वल टू 48 हो जाए। n will be 46 and minus 4 will be 42, again not possible. So only two values are possible when n is equal to 6 and when n is equal to 10. यही दो वैल्यूज हमारी पॉसिबल है और इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में गिवन होगा। फ्यूचर द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ पिज्जा लवर्स। अब यहाँ पे दूसरा स्कोप क्या हो सकता है कि पिज्जा लवर्स के केस में तुम ओनली पिज्जा वाले को मार्क कर दो। ठीक है, पिज्जा लवर्स विल बी इन दिस सेक्शन एज वेल एज इन दिस सेक्शन। और पिज्जा लवर्स विल बी इक्वल टू 3n माइनस 6 प्लस 96 अपॉन n माइनस 4। और दो केसेस बनेंगे, पहला है n इज इक्वल टू 6 और सेकंड होगा n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 10। तो पहली वैल्यू लो, n इज इक्वल टू 6 पे क्या वैल्यू आएगा, तो 3 इंटू 6 18 माइनस 6 12 प्लस 96 अपॉन 2, दिस विल बी 60, दिस विल बी 60। और सेकंड वैल्यू n इज इक्वल टू 10 पे आएगा, तो 30 माइनस 6 24 प्लस 96 अपॉन 6, तो 24 प्लस 16 दिस विल बी इक्वल टू 40। इधर 60 और 40 ये दो वैल्यूज हमारी पॉसिबल हैं क्वेश्चन में, क्योंकि इनमें से कोई एक ही दी है तो ऑप्शन विल बी 60 ओनली। क्या ये क्लियर है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सारी बातें समझ आ रही है, और किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट विद टाइम स्टैम्प, सो दैट वो डाउट भी तुम्हारा रिजॉल्व हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा सा अगर टाइम लग रहा है क्वेश्चन में तो टेक पेशेंस रखो, कोशिश करो अपने एंड पे सॉल्व करने की। थोड़ा सा टाइम लो, चलेगा शुरू में, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें जैट में टाइम लिमिट नहीं है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं। Find how many integer values the parameter k can take such that the equation 9 sin x minus 4 cos x is equal to 3k minus 2 has at least one real solution ax. तो how many values parameter k can take, और साथ में वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। how many integer values k can take, यहाँ पे कि 9 sin x minus 4 cos x this is equal to 3k minus 2। अब एक बात तो क्लियर है कि इन्फाइनिटली मैंने वैल्यूज तो नहीं ले सकता, लिमिटेड वैल्यूज ही ले सकता है। क्यों लिमिटेड वैल्यूज ले सकता है, बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड तो कुछ भी वैल्यू ले सकता था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, के की वैल्यू डालते जाओ, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते जाओ। बट लेफ्ट हैंड साइड इज 9 sin x minus 4 cos x, so this can take only limited values. Why? Because sin x is between minus 1 and 1, minimum can be minus 1, maximum can be 1। Similarly cos x भी हमारा क्या है, between minus 1 and 1।
और ऐसा नहीं होगा जब साइन एक्स -1 होगा तो कॉस एक्स -1 थोड़ी होगा, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हमने क्या सीखा है कि a sin x plus b cos x, if this is given in an equation, so the maximum value of this a sin x plus b cos x, that is equal to square root of a square plus b square. This is the maximum value, or minimum value will be minus of square root of a square plus b square. A sin x plus b cos x will always be between minus of root of a square plus b square and root of a square plus b square. तो यही सेम अप्लाई कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी, कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 9 sin x minus 4 cos x, यानी a is equal to 9 और b is equal to -4. तो दिस विल बी बिटवीन माइनस रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, -4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर बात एक ही है, 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सॉर्ट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 9 स्क्वायर हो गया 81, 4 स्क्वायर हो गया 16, 97, तो माइनस रूट 97 एंड रूट 97 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगा। ओके, एंड रूट ऑफ 97 विल बी लमसम 10 के आसपास होगा, बट 10 से थोड़ा सा छोटा होगा, स्लाइटली लोअर देन 10, मान लेते हैं 9.8 होगा रफली, क्योंकि हमें तो इंटीजर ही चाहिए यहाँ पे, तो -9.8 से रफली 9.8 के बीच की वैल्यू चाहिए हमको टी के -2 का। अब के की वैल्यूज डाल के चेकआउट कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज पे ये वैल्यू हमें मिलने वाला है। ए टी के -2, तो इफ यू पुट के इज इक्वल टू 0, टी के -2 विल बी -2 विच इज सेटिस्फाइंग। तो के इज इक्वल टू 0 चलेगा हमारा, क्योंकि हमारी वैल्यू चाहिए हमें बिटवीन -9.8 एंड 9.8। ओके, तो के इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया, तो हमारा 3 के -2 विल बी -2। ओके, और अगर -2 के बराबर में इक्वेट करेंगे 9 sin x -4 cos x को, तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। वो सोल्यूशन क्या मिलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोल्यूशन मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर हमारा 9 sin x -4 cos x का वैल्यू विल बी बिटवीन माइनस रूट 97 एंड प्लस रूट 97, सो विल बी गेटिंग एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अब केक पे फोकस करना है कि के का वैल्यू शुड बी बिटवीन -9.81 एंड प्लस 9.81 रफली, क्योंकि इंटीजर है इसलिए एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रहा है वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। ओके, अब के इज इक्वल टू 1 ले लो वैल्यू, तो एट के इज इक्वल टू 1 दिस विल इंक्रीज, तो दिस विल बी 3 -2 यानी 1 हो जाएगा। एट के इज इक्वल टू 2 दिस विल बी 4, एट के इज इक्वल टू 3 दिस विल बी 7, 4 ले गए वैल्यू के क्या, तो 10 हो जाएगा, तो 10 तो नहीं चाहिए हमको, तो 4 नहीं चाहिए। अब डिक्रीज करो 0 से, तो -1 पे दिस विल बी -5, -2 पे दिस विल बी -8 और -3 पे दिस विल बी -11, तो -3 पे नहीं चाहिए, तो 0 1 2 3 -1 -2, यानी टोटल वैल्यूज आर 6, ऑप्शन बी इज द आंसर। Total possible values 3k -2 can take, या k can take, that is equal to 6. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This question will take some time. Three workers, Amar, Akbar and Anthony, bid for a road project. Amar can complete the project in 60 days working alone. Akbar is 50% more efficient than Amar, and Anthony is 20% less efficient than Amar. Than Akbar. They decided to work such that Amar works alone on day 1, Akbar and Anthony work together on day 2, Amar and Anthony work together on day 3, and then the cycle repeats. Every time a day is a multiple of 5, the efficiency of all workers drop by 50% for that specific day due to mandatory equipment maintenance. तो on which day will the work be completed? किस दिन प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा? तो फॉर अमर, अकबर एंड एंथनी, अमर, अकबर एंड एंथनी, तो अमर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 60 days and Akbar is 50% more efficient than Amar. So let us assume efficiency of Amar to be equal to 1. अकबर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 50% ज़्यादा, यानी कि दैट विल बी 1.5, 1 प्लस 0.5, 1.5, एंड एंथनी इज 20% लेस एफिशिएंट देन अकबर। तो एंथनी का एफिशिएंसी 20% यानी 1/5 लेसर होगा, तो 1.5 एफिशिएंसी अगर अकबर का है तो 1.5 माइनस 0.3, तो 1.2 विल बी एफिशिएंसी फॉर एंथनी। अब एफिशिएंसी की वैल्यूज को थोड़ा सिंपलर रखते हैं, तो 1, 1.5, 1.2 मल्टीप्लाई सबको 10 से कर दो, तो 10, 15 एंड 12, दीज विल बी आवर एफिशिएंसी वैल्यूज। ओके, 10, 15 एंड 12, एंड सिंस अमर इज कंप्लीटिंग द वर्क इन 60 days, तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ अमर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अमर, तो 10 इंटू 60 यानी कि 600 डेज, सॉरी 600 यूनिट्स वर्क हो जाएगा हमारा। डे 60 है, 600 यूनिट्स वर्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दे डिसाइड टू वर्क सच दैट ऑन डे 1 ओनली अमर इज वर्किंग, ऑन डे 2 अमर तो वर्क कर चुका, अकबर एंड एंथनी वर्किंग,
एंड ऑन डे 3 अमर एंड एंथनी आर वर्किंग. डे 1 पे वर्क कितना होगा? 10 यूनिट्स. डे 2 पे दिस विल बी 15 plus 12 27. एंड डे 3 पे दिस विल बी 10 plus 12 22. So in 3 days the work will be 59 units. The work in 3 days will be 59 units. 3 days का साइकिल है अपना. ओके. अगर इसके अलावा कोई एडिशनल कंडीशन नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर देते सीधे से 10 से. 30 डेज में वर्क होता 590, क्योंकि हमें पहुंचना है 600 यूनिट्स के पास. 30 डेज में वर्क हो जाता है हमारा 590. और फिर उसके बाद में एक दिन और हमारा वर्क करता है, वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है. बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन एक एडिशनल बात और कह रहा है कि एवरी टाइम अ डे इज अ मल्टीपल ऑफ 5, एफिशिएंसी ऑफ ऑल वर्कर्स ड्रॉप्स बाई 50%. जैसे ही तुम्हारा 5 का मल्टीपल कोई डे होगा तो ऑन दैट डे एफिशिएंसी ऑफ ऑल वर्कर्स ड्रॉप्स बाई 50% ऑन दैट स्पेसिफिक डे ड्यू टू मैंडेटरी इक्विपमेंट मेंटेनेंस. तो कितने दिन में अपना वर्क कंप्लीट होगा उस केस में? यानी कि डे 5 को देयर विल बी अ ड्रॉप इन एफिशिएंसी, डे 10 को देयर विल बी अ ड्रॉप इन एफिशिएंसी, डे 15 को देयर विल बी अ ड्रॉप इन एफिशिएंसी एंड सो ऑन. ओके, क्या ये क्लियर है? तो डे 5, डे 10, डे 15 इन पे हमें ड्रॉप इन एफिशिएंसी मिलेगा. अदरवाइज हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते 10 से तो हमें पता होता 30 डेज में वर्क कंप्लीटेड वुड हैव बीन 59 इंटू 10 यानी 590 यूनिट्स. बट इस केस में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज डे 5, डे 10, डे 15, डे 20, डे 25, डे 30 पे हमें ड्रॉप मिलेगा वर्क में. तो या तो इन पे सेपरेटली हम ड्रॉप निकाल लें या पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. देखो हमें चेंज कब हो रहा है? 3 डेज का साइकिल है और एवरी 5th डे वी आर हैविंग अ ड्रॉप इन एफिशिएंसी. इजंट इट सो? तो अगर 3 इंटू 5 15 डेज का इफेक्टिव साइकिल हमारा हो गया. इफेक्टिव साइकिल हमारा 15 डेज का हो गया. कैसे? कि पहले 3 दिन साइकिल रिपीट हुआ, 4th डे फर्स्ट डे वाला मामला हुआ, 5th डे सेकंड डे वाला मामला हुआ, बट 5th डे पे सेकंड डे वाला मामला हुआ, बट एफिशिएंसी कितनी हो गई? एफिशिएंसी 50% हो गई. एफिशिएंसी 50% हो गई. तो डे 5 पे कौन कौन वर्क कर रहा होगा? डे 5 पे डे 2 वाले वर्क कर रहे होंगे. देखिए दिस विल बी अकबर प्लस एंथनी. डे 10 पे कौन कौन वर्क कर रहा होगा? डे 1 वाले वर्क कर रहे होंगे, बिकॉज 10 इज 9 plus 1. तो डे 1 वाले यानी कि अमर अलोन विल बी वर्किंग ऑन डे 10. डे 15 पे कौन वर्क करेगा? डे 3 वाले यानी कि अमर एंड एंथनी. तो बेसिकली एक 15 डेज का अगर हम साइकिल ले लें तो इन 15 डेज एक बार अकबर एंड एंथनी का वर्क इफेक्ट हो रहा है, एक बार अमर का वर्क इफेक्ट हो रहा है और एक बार अमर और एंथनी का वर्क इफेक्ट हो रहा है. यानी कि हमें बेसिकली तीनों केसेस एक एक बार मिल रहे हैं इन 15 डेज का साइकिल. इजंट इट सो? तो 15 डेज में वर्क कितना होगा? वर्क हो जाएगा 59 इंटू 5 साइकिल्स हो गई 3 डेज की. बट उसमें से हुआ क्या है कि एक एक बार डे 5, डे 10 और डे 15 को वर्क 50% हुआ है. तो टोटल वर्क डे 5, डे 10 और डे 15 का अगर कंप्लीट वर्क होता तो वर्क होता 59. बट कंप्लीट वर्क नहीं हुआ है, 50% वर्क हुआ है. यानी कि माइनस हम करेंगे 59 इंटू 0.5. दिस विल बी आवर वर्क. इजंट इट सो? ये 15 डेज का वर्क हुआ. और ऐसे ही 30 डेज का वर्क निकाल लेंगे. 30 डेज का वर्क क्या होगा? दिस मल्टीप्लाई बाई 2. 30 डेज में वर्क आ जाएगा अपना 590 आ ही चुका था. अच्छा मैं कितना सब्ट्रैक्ट करना 590 में से? 59 इंटू 1. 590 माइनस 59. वर्क विल बी 531 यूनिट्स इन 30 डेज. 30 डेज में वर्क कंप्लीट इज 531 यूनिट्स. 30 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल मिलेगा 35 पे. उससे पहले ही हो सकता है काम कंप्लीट हो जाएगा. कि अब बचा कितना काम है? 69 यूनिट्स वर्क बचा है. तो 31 से 33 तक सेम साइकिल रिपीट कर दो, 59 ऐड कर दो. 531 प्लस 39 590 यूनिट्स वर्क इज कंप्लीटेड. ऑन डे 34 अमर एलोन विल बी वर्किंग, वर्क विल बी 10 यूनिट्स और वर्क हो जाएगा 600 कंप्लीटेड. ऑन डे 34 वर्क विल बी कंप्लीटेड. क्लियर है? ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा. ठीक है. और अगर 15 डेज का पैटर्न पकड़ लिया तो फिर चाहे 60 डेज होता, 120 डेज होता, कितना भी लंबा अपना कैलकुलेशन होता, हम वहाँ पे डेफिनेटली कर पाते. क्योंकि 3 डेज की साइकिल थी और 5 डेज पे ये बार बार हमारा 50% वर्क हो रहा था. तो 3 इंटू 5 15 डेज का हमने ओवरऑल साइकिल देख लिया. इन 15 डेज में क्या होगा? 15 डेज में हर एक पर्सन यानी कि डे 1 वाला जो है अमर, डे 1 विल बी अफेक्टेड बाई 50% एक दिन, डे 2 विल बी अफेक्टेड बाई 50% एक दिन, एंड डे 3 विल बी अफेक्टेड बाई 50% वन डे. तो ऐसे ही हमारा बेसिकली 59 यूनिट्स का हाफ यानी 29.5 यूनिट्स वर्क लेसर होगा इन 15 डेज. 15 डेज का वर्क हमारा कितना होगा? 59 इंटू 5
और उसमें से 29.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इतना तुम्हारा हर 15 डेज के साइकिल में वर्क होगा। अब इसमें तुम्हें कितनी भी साइकिल चाहिए हो तो वहाँ तक पहुँच जाओगे, अपने क्वेश्चन में जो वर्क होगा वर्क के आसपास अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next one is the coordinates of the vertices of a triangle are a 0, 0, b 6, 0 and c 0, 6. If a point p x, y moves inside the triangle such that its distances from AB is always greater than or equal to its distance from AC, then area of the region representing the possible positions of P कितना होगा? Coordinates are given. A is 0, 0, B is 6, 0 and C is 0, 6. A is the origin 0, 0. B is 6, 0 on x-axis. Y coordinate तो 0 है and C is 0, 6. So this is on y axis क्योंकि x coordinate 0 है। तो ए बी सी हमारा एक तरह से ट्रायंगल बन गया, एक तरह से क्या ट्रायंगल ही बन गया, एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। There is a point inside this ABC triangle, P point with coordinates x, y. The question is saying this point is such that its distance from AB is always greater than distance from AB is always greater than its distance from AC. पॉइंट P का AB से डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन पॉइंट P का AC से डिस्टेंस। अभी अपने डायग्राम में लग नहीं रहा है ऐसा, बट एक्चुअल में ऐसा ही है। ठीक है, सो P का पॉइंट P का AB से डिस्टेंस क्या होगा? If we have been given a point and there is a line, the distance of point from the line is always the vertical distance of point from that line. तो पॉइंट P से वर्टिकल डिस्टेंस देखोगे AB से, पॉइंट P से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। अभी जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट वही सेम होगा जो कि P का x कोऑर्डिनेट है। Isn't it so? बेसिकली ये जो पॉइंट आएगा हमारा, इफ दिस इज Q, तो दिस विल बी हैविंग x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा? दिस डिस्टेंस विल बी बेसिकली द y कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी कि दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू y। सिमिलरली P का डिस्टेंस AC से क्या होगा? AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, और ये जिस पॉइंट पे टच करेगा, लेट अस से दैट पॉइंट इज R, सो फॉर दैट पॉइंट R x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट सेम एज P, यानी कि दिस विल बी 0, y और डिस्टेंस हमारा विल बी इक्वल टू x, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ए बी ऑफ पॉइंट P दैट इज इक्वल टू y, तो y शुड बी ग्रेटर देन x। बेसिकली ये जो हमारा कंडीशन है, दिस कंडीशन इंप्लाइज दैट y शुड बी ग्रेटर देन x। Isn't it so? x coordinate should be lesser than x coordinate of point P should be lesser than y coordinate of point P। ऐसा ही कंडीशन है। तो इनसाइड दिस राइट एंगल ट्रायंगल कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे कि x कोऑर्डिनेट विल बी लेसर देन y कोऑर्डिनेट, y ग्रेटर देन x, यानी कि x माइनस y शुड बी लेस देन 0 या y माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x माइनस y लेस देन 0। तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं लाइन x इक्वल टू y का, व्हेन x इज इक्वल टू y दैट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल टू y का लाइन ओरिजिन से होके जाएगा 0, 0 से, तो दिस इज अवर लाइन x इक्वल टू y एंड वी नीड x माइनस y शुड बी लेस देन 0, यानी कि x शुड बी लेस देन y। तो अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई पॉइंट हमने इस लाइन पे लिया, तो वहां पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। इफ x कोऑर्डिनेट इज ए, y कोऑर्डिनेट विल आल्सो बी इक्वल टू ए। इजंट इट सो? अब इसमें से अगर हम इस लाइन से राइट वर्ड्स जाते हैं, इफ यू गो राइट वर्ड्स फ्रॉम दिस लाइन इन दिस रीजन, ठीक है, राइट में जाके देख लो या डाउन जाके देख लो, तो अगर राइट जा रहे हो तुम, इफ यू आर गोइंग राइट इन द राइट डायरेक्शन, तो इन द राइट डायरेक्शन क्या होगा? हमारा y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट हमारा इंक्रीज करेगा, x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, तो x माइनस y का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि अभी इस लाइन पे x इज इक्वल टू y, इन द राइट डायरेक्शन x तो इंक्रीज करेगा, y सेम है, तो x विल बिकम ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y होगा। जैसे कि एक पॉइंट तुमने ले लिया, मान लो तुमने पॉइंट लिया 3,3, ठीक है, लेट अस से यू हैव टेकन अ पॉइंट, या फिर मान लो और बड़ी वैल्यू लेते हैं 5,5 ले लिया, क्योंकि 5,5 आउटसाइड दिस ट्रायंगल होगा, ठीक है, 5,5 पॉइंट लिया हमने। अब इस लाइन से अगर तुम राइट वर्ड जाओगे तो x कोऑर्डिनेट 5 से 6 हो जाएगा, बट y तो 5 ही रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा, यानी x विल बी ग्रेटर देन y। ऑन द राइट हैंड साइड
एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, लेकिन हमें चाहिए वाई ग्रेटर देन एक्स। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो एक्स विल बी डिक्रीजिंग और वाई हमारा सेम रहेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक्स विल बी लेस देन वाई। या डाउनवर्ड्स जाओगे तो अगेन डाउनवर्ड्स जाने में क्या होगा, वाई डिक्रीज करेगा, एक्स उतना ही रहेगा, तो अल्टीमेटली एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। लेकिन अपवर्ड्स जाओगे तो वाई इंक्रीज करेगा, एक्स सेम रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली तुम्हारा अपवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स में वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स। तो यानी कि ये हमारा पूरा फेवरेबल रीजन हो जाएगा अबव दिस लाइन। क्वेश्चन में हमसे बेसिकली यही पूछ रहा है कि ये जो इस ट्रायंगल के इनसाइड का कितना ऐसा रीजन होगा विच विल बी अबव दिस लाइन। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ दिस रीजन। एरिया ऑफ दिस रीजन एंड सिंस दिस अ राइट एंगल ट्रायंगल क्लियरली, और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये दोनों ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन इस ट्रायंगल को, तो हाफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा हमारा क्लियरली आंसर। अदरवाइज इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लेते और फिर तुम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते, बट यहाँ पे तुम्हारा टोटल ट्रायंगल का एरिया वैल्यू 1/2 इंटू 6 इंटू 6, और उसको भी दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दो, 1/2 कर दो, तो वो हमारे काम का एरिया होगा 36/4 यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी। अदरवाइज इस पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं, और क्योंकि ये पॉइंट भी हमारा लाइन कर रहा है, लाइन लाई कर रहा है लाइन बी सी में, लाइन बी सी में क्या है 0,6 6,0, तो लाइन बी सी का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सिंपली स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल के भी यही आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और इसी में ये पॉइंट लाई कर रहा है, और एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, क्योंकि दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और सेकंड लाइन है एक्स इक्वल टू वाई। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 यानी कि x इज इक्वल टू 3, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वाई, यानी कि दिस पॉइंट विल बी 3,3। तो ट्राइंगल हमारा मिल गया 0,0, 3,3 एंड 0,6। अब एरिया चाहिए इसका, तो ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर 3,3, दिस पॉइंट विल बी 0,3, डिस्टेंस आ जाएगा 3, बेस हमारा 6 है, तो 6 इंटू 3/2 यानी कि आंसर आ जाएगा 9। बट क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट सिमेट्री था इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the Deccan Queen and the Konark Express start simultaneously from Mumbai and Pune towards each other. They meet at a point M between the two cities. Immediately after meeting, Deccan Queen reduces its speed by 33.33%, while the Konark Express increases its speed by 20%. They proceed to their respective destinations. If the Deccan Queen reached Pune 2 hours 12 minutes after Konark Express reached Mumbai, and the ratio of their original speed was 3:4, to find the total time taken by the Konark Express for the entire journey. Total time taken by Konark Express for the entire journey. Deccan Express is going, Deccan Queen is going from Mumbai to Pune. And second train, Konark Express is going from Pune to Mumbai. और हमें गिवन है कि इनिशियली इनका स्पीड का रेशियो क्या है, 3:4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3:4 का रेशियो है, तो अगर डेक्कन क्वीन का स्पीड इज 3x, कोनार्क एक्सप्रेस का स्पीड इज 4x, एंड दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, लेट अस से दैट पॉइंट इज m मान लेते हैं, so they are coming and then they meet at a point M, and after their meeting they continue their journey. But what happens after meeting, immediately after meeting डेक्कन क्वीन की स्पीड क्या होती है, रिड्यूसेस बाई 33.33%, यानी कि 1/3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3x हो जाएगा 2x, तो डेक्कन क्वीन का स्पीड बिकम्स 2x. Similarly, after meeting, Konark Express speed increases by 20%. 20% यानी 1/5 से, तो 4x plus 0.8x, यानी कि 4.8x स्पीड हो जाएगा फॉर Konark Express. And they proceed to their respective destinations. So if Deccan Queen reached Pune 2 hours 12 minutes after Konark Express reached Mumbai, तो क्या रेशियो आएगा? अब क्योंकि यहाँ पे स्पीड उन्होंने चेंज कर दिया, तो जो हमारे मीटिंग वाले फॉर्मूले होते हैं सिंपली वो अप्लाई नहीं होंगे, वो फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। बट एक बात क्लियर है कि बोथ ट्रेन स्टार्टेड एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, यानी कि सेम टाइम पे स्टार्ट किए हैं, यानी कि मीटिंग से पहले द टाइम विल बी सेम। तो इफ दिस टाइम इज टी, दिस टाइम विल ऑल्सो बी टी. Time taken by Deccan Queen will be same as time taken by
कोनाक एक्सप्रेस, तो ये टाइम तो टी रहेगा दोनों के लिए. नाउ फोकस ऑन टू पोर्शंस. ये पहला पोर्शन मान लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज एम एंड दिस इज बी. तो ए एम पोर्शन एंड फिर उसके बाद में बी एम पोर्शन पे फोकस करेंगे. तो फोकस ऑन ए एम पोर्शन फर्स्ट. नाउ इन ए एम पोर्शन, फर्स्ट डेक्कन क्वीन इज गोइंग फ्रॉम ए टू एम, स्पीड है 3x. देन कोनाक एक्सप्रेस इज गोइंग फ्रॉम एम टू ए, यानी डिस्टेंस तो सेम है, दो ट्रेन से डिस्टेंस सेम है दोनों का. अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम एंड स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है कि नहीं. स्पीड की वैल्यूज हमें गिवन है, डेक्कन क्वीन का स्पीड है 3x और 4.8x इज द स्पीड ऑफ कोनाक एक्सप्रेस. तो स्पीड क्या आ गया हमारा, 3x एंड 4.8x. रेशियो क्या आ रहा है, 3:4.8, यानी 30:48, विच इज बेसिकली 10:16 या 5:8. तो स्पीड का रेशियो आ गया हमारा 5:8. 3:4.8, 30:48, यानी 5:8 का रेशियो आ गया हमारा स्पीड का. तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा. तो टाइम का रेशियो विल बी 8:5. टाइम का रेशियो विल बी 8:5. तो 8 यूनिट्स अगर हमारा टाइम लगा है, 8 कब आ रहा है, 8 आ रहा है 3x के करस्पॉन्डिंग, यानी कि 8 यूनिट्स अगर टाइम लगा है 8t. दिस इज द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू एम बाई डेक्कन क्वीन. तो 5t विल बी टाइम टेकन बाई कोनाक एक्सप्रेस फ्रॉम एम टू ए. अब सिमिलरली फोकस करते हैं बीएम पॉइंट, बीएम पे, बीएम डिस्टेंस पे. तो बीएम में भी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है. स्पीड का रेशियो देखो, स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, और टू ट्रेन स्पीड का रेशियो आ रहा है 4x:2x, ठीक है 2:1. अगर स्पीड का रेशियो 2:1 है, टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:2. और हमें क्या गिवन है, हमें ये पता है कि टाइम टेकन बाई बोथ द ट्रेन्स बिफोर मीटिंग वॉज सेम. ठीक है, इसको टी लिख दिया था, टी डैश मान लो, क्योंकि हमने 8t वैल्यू लिखी है ना. तो 8t टाइम लगा था अगर डेक्कन क्वीन को, तो सेम टाइम 8t विल बी टेकन बाई कोनाक एक्सप्रेस एज वेल. दिस इज ऑल्सो 8t. इस टाइम का रेशियो 1:2. तो इफ दिस इज 8t, तो ये टाइम कितना होगा, दिस विल बी 16t, डबल होगा, क्योंकि स्पीड हाफ हो गई है, 16t हो जाएगा. और फिर हमें क्या गिवन है कि डेक्कन क्वीन रीच्ड पुणे 2 hours 12 minutes आफ्टर कोनाक एक्सप्रेस. आफ्टर कोनाक एक्सप्रेस. तो टिल द मीटिंग पॉइंट एम वो ट्रेन आर टेकिंग सेम टाइम, उसके बाद में ही डिफरेंस आ रहा है. तो आफ्टर दैट 5t टाइम इज टेकन बाई कोनाक एक्सप्रेस एंड 16t टाइम इज टेकन बाई डेक्कन क्वीन. तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5t और 16t में डिफरेंस आ रहा है 11t का. तो दिस इज इक्वल टू 2 hours 12 minutes, यानी कि 132 minutes. 11t इज इक्वल टू 132 minutes, यानी कि t की वैल्यू आ गई 12 minutes. t इज इक्वल टू 12 minutes. क्वेश्चन पूछा है टोटल टाइम टेकन बाई कोनाक एक्सप्रेस फॉर एंटायर जर्नी. सो दैट इज 8t प्लस 5t. 8 प्लस 5 13t की वैल्यू पूछ रहा है, विच विल बिकम 13 into 12, दैट इज 156 minutes. और 2 hours and 36 minutes will be our answer. ओके, क्लियर है. हमने क्या किया कि पॉइंट ए इज मुंबई, पॉइंट बी इज पुणे. The trains met at some point M between, and this is Deccan Queen with a speed 3x, and Konark Express with a speed 4x. After meeting, Deccan Queen का स्पीड हो गया 2x. आफ्टर मीटिंग कोनाक एक्सप्रेस का स्पीड हो गया 4.8x. बिफोर मीटिंग टाइम तो सेम ही लगा है. ठीक है, अब अगर हम फोकस कर रहे हैं इन एम रीजन, तो इन द एम रीजन डिस्टेंस इज सेम फॉर बोथ द ट्रेन्स. टाइम टेकन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड. स्पीड का रेशियो आ रहा है 3:4.8 या फिर 5:8. तो अगर स्पीड का रेशियो 5:8 है तो टाइम का रेशियो होगा 8:5, यानी टाइम टेकन बाई डेक्कन क्वीन विल बी 8 यूनिट्स एंड टाइम टेकन बाई कोनाक एक्सप्रेस विल बी 5 यूनिट्स. अब यही 8 यूनिट्स टाइम टेकन होगा फॉर कोनाक एक्सप्रेस इन द एमबी सेक्शन, एमबी सेक्शन में. और एमबी सेक्शन में स्पीड जस्ट हाफ है फॉर डेक्कन क्वीन, तो टाइम टेकन विल बी डबल, यानी कि 16 यूनिट्स हो जाएगा. और क्योंकि एम पॉइंट तक दे आर रीचिंग इन द सेम टाइम ले रहा है, तो आफ्टर एम पॉइंट ही डिफरेंस क्रिएट होगा. और डिफरेंस आ रहा है अपना 5 यूनिट्स एंड 16 यूनिट्स. 11 यूनिट्स इज द डिफरेंस, एंड 11 यूनिट्स इज इक्वल टू 132 मिनट्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 मिनट्स. और टोटल टाइम टेकन विल बी 8 प्लस 5, यानी कि 13 यूनिट्स. तो 13 into 12, आंसर विल बी 156 मिनट्स.
This will be the answer. Okay. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next is a triangle ABC has sides AB is equal to 10, BC is equal to 17, and AC is equal to 21. A square PQRS is inscribed in the triangle such that vertices P and Q lie on AC, R lies on the BC, and S lies on AC. So what is the length of the side of the square? ठीक है, स्क्वायर बनाया हमने इनसाइड दिस ट्राइंगल और स्क्वायर के टू वर्टिसेस P and Q आर ऑन लाइन AC, R is lying on BC, and S is lying on AB. What is the length of the side of the square? So first try to make the diagram. क्योंकि दो वर्टिसेस हमारे लाई कर रहे हैं AC पे, तो पहले AC को बैकग्राउंड बेस पे बना देते हैं. तो दिस इज AC and this is a square, so all sides will be equal. P, Q, R is on BC and S. Okay. So this is the diagram. Now since this PQRS is a square, sides हमें क्या है, AB is 10, BC is 17 and AC is 21. 10, 17 and 21. Okay. So since PQRS is a square, तो all angles will be 90 degrees और SR will be parallel to PQ, isn't it so? तो अगर SR और PQ parallel है, SR is parallel to PQ, तो we can say SR is parallel to AC. तो अगर SR and AC are parallel, so clearly this angle here will be equal to this angle and this angle here will be equal to this one. And if that is so, तो क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल BSR and ट्रायंगल BAC, these will be similar triangles. ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे. क्या ये क्लियर है? बट हम ए की वैल्यू अभी कैसे निकाल पाएंगे इसमें, और क्या करना पड़ेगा? अब साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, तो साइड लेंथ से हम एरिया निकाल सकते हैं बिकॉज ऑल थ्री साइड लेंथ आर गिवन, और फिर एरिया से कनेक्ट करके हाइट निकाल पाएंगे. ये काम कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं फॉर दिस ट्रायंगल 10, 17 एंड 21. देखो, इफ़ यू चेकड आउट माई सेशंस, या फिर अभी स्नैप के लिए भी मैंने एक दो दिन पहले एक सेशन लिया, तो उसमें भी एक क्वेश्चन किया था. और इनफैक्ट स्नैप में शायद फर्स्ट में, हाँ शायद क्या आया ही था एक क्वेश्चन 10, 17 एंड 21, जहाँ पे कि हमें एरिया फाइंड आउट करना था. बट जो सेशन लिया था मैंने, वहाँ पे ये चीज़ डिस्क्राइब किया था कि जब भी हमें इंटीग्रल लेंस गिवन हो, तो हमेशा ट्राई टू फोकस ऑन द वैल्यूज़, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तुम्हें पैथोमेट्री ट्रिपलेट दिख रहा होगा वहाँ पे. ठीक है, तो 10, 17 एंड 21 आर द साइड्स. तो क्या कोई पैथोमेट्री ट्रिपलेट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? फोकस ऑन 10. 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो 3, 4, 5 का एक हमारा पैथोमेट्री ट्रिपलेट हो गया. यहाँ पे 5 कुड बी इक्वल टू 10, यानी कि 6, 8 एंड 10 का एक ट्रिपलेट हो गया अपना. देन 17, 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट हो गया. तो 8 यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है. 8 विल बी आर हाइट. बना दो. ठीक है, तो टाइम बचेगा, तुम्हारा एरिया नहीं निकालना पड़ेगा इस केस में, अगर ये ट्रिपलेट दिख गए तो फटाक से. ठीक है, सो 8 तुम्हारा हाइट हो गया. अब चेक कर लो कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो 10, 8, सो दिस मस्ट बी 6 एंड 8, 17, तो दिस मस्ट बी 15 और 15 प्लस 6 इज कमिंग आउट बी 21. तो यस, दिस इज मैचिंग. एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू, अब वैसे एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब तो इतने सही काम चल जाएगा. बट अदरवाइज एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 इंटू 21 बाई 2, यानी 84 आ जाएगा. और वरना क्या करते, तुम सही पेरीमीटर निकालते पहले. तो 10 प्लस 17 प्लस 21, अगर नहीं क्लिक करता तो डिवाइड बाई 2 करते फिर. ठीक है, तो 38 प्लस 10, 48 बाई 2, 24 तुम्हारा सही पेरीमीटर आ गया. और फिर हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. डेल्टा वुड हैव बीन इक्वल टू 24 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 14. तो 7 तो क्लियरली बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, 7 आ गया. और इनसाइड ब्रैकेट बचेगा हमारा क्या? फिर बचा हमारा 2 इंटू 3, यानी 6 इंटू 24, 144, यानी कि 7 इंटू 12, 84 विल बी अवर एरिया. एरिया निकल आता. ठीक है, फिर इस एरिया को हम इक्वल टू करते हैं 1/2 इंटू बेस विच इज 21 और इंटू हाइट विच इज h. 1/2 इंटू 21 इंटू h इज इक्वल टू 84. तो यहाँ से हमारा h इज इक्वल टू 8 आया था. ऐसे भी निकाल सकते थे, तो चाहे ऐसे निकालो या फिर डायरेक्टली ट्रिपलेट बना के निकालो, तो टाइम बचेगा तुम्हारा. बस ये है कि फटाफट फटाफट से तुमको देखना है, अगर मैच कर रहा है, दिख रहा है, तो काम हो गया अपना. अदरवाइज फिर
पाइथन इंटरप्रेटर अप्लाई कर पाइथन इंटरप्रेटर बोल रहा हूँ, अदरवाइज फिर हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकालो और फिर एरिया को इक्वल टू करो 1/22 बेस इंटू हाइट, वहाँ से तुम्हें हाइट का वैल्यू मिल जाएगा। अब हाइट की वैल्यू हमें क्यों चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ए की वैल्यू चाहिए, एंड इफ यू नो द हाइट, हाइट क्या होगा, हाइट वैल्यू परपेंडिकुलर, isn't it so? Ultimately this portion of the height is equal to side of the square. स्क्वायर का साइड क्या होगा, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है, सो दिस पोर्शन इज ऑल्सो इक्वल टू ए, एंड इफ दिस इज ए, ऊपर का हाइट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हाइट इज कितना आया था, 8 आया था, so this will be 8 minus a, and if triangles are similar तो साइड्स का रेशियो, साइड ऑफ वन, तो साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू हाइट्स का रेशियो, ठीक है, इज ऑल्सो इक्वल टू इन रेडियस का रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू सर्कम रेडियस का रेशियो, तो ये सारे के सारे रेशियोज हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ कैन बी से 8 आ रहा है हमारा लार्जर वाले ट्राइंगल का हाइट, अब फोकस करो इन दो ट्राइंगल्स पे, तो दिस बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू ए, क्योंकि स्क्वायर है, इस छोटू वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी एस आर में, बेस इज ए एंड हाइट इज 8 minus a, इन लार्जर ट्राइंगल बेस इज 21 एंड हाइट इज 8, तो बेस और हाइट का रेशियो तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, ठीक है, जब दोनों का रिस्पेक्टिव हाइट का रेशियो विल बी इक्वल टू रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो, तो रिस्पेक्टिव हाइट्स का रेशियो क्या होगा, 8 minus a अपॉन 8, और साइड्स का रेशियो क्या होगा, a अपॉन 21, सॉल्व कर लो इसको, तो 21 इंटू 8 168 माइनस 21a, दिस इज इक्वल टू 8a, और यहाँ से आ जाएगा 29a इज इक्वल टू 168, a will be equal to 168 upon 29, option A will be the answer. ठीक है, बेसिकली हमने किया कि एस आर अपॉन ए सी, दिस इज द रेशियो ऑफ साइड्स एंड दिस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट्स, अगर इस पॉइंट को हम m मानते हैं, इस पॉइंट को n मानते हैं, हाइट्स का रेशियो क्या आ जाएगा, बी एन अपॉन बी एम, एस आर इज इक्वल टू ए साइड ऑफ द स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल 21 एंड दैट इज इक्वल टू बी एन विच इज इक्वल टू 8 minus a डिवाइड बाई बी एम विच इज इक्वल टू 8, उसके बाद सॉल्व कर लिया तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गया ए का, साइड लेंथ आ गया ए इज इक्वल टू 168 अपॉन 29, ओके। या फिर वैसे भी देख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, डायरेक्टली भी निकाल सकते थे ये चीज़ कि हमारा दिस इज इक्वल टू बेस यानी ए सी इंटू हाइट बी एम, हाइट एच डिवाइडेड बाई ए सी प्लस एच, 21 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 168 अपॉन 29, दिस इज द आंसर, ओके। क्लियर है, तो इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए समझ में आएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी या रिवाइज हो गई होंगी, और अगर सेशन पसंद आए तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल एज subscribe to the channel, and that's all for this session. Bye bye, take care, next session we'll be doing some more better questions and keep learning.